नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज जॉब सागर पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो ये वीडियो रहने वाली है, ये रहने वाली है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन में जो टीजीटी की वैकेंसी चल रही है उससे संबंधित। टीजीटी की वैकेंसी में बहुत सारे बच्चों को डीवी को लेकर डाउट आ रहा है, तो उन सभी पॉइंटों को मैंने स्क्रीन पे लिख लिया। आप देख रहे होंगे, आप एक पेपर पे मैंने नोट करके सभी डाउटों को लिख लिया है। तो एक एक करके सभी डाउटों को क्लियर किया जाएगा। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपके पास इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। और देखिए, चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो क्या होगा, इससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है। अगर कोई भी वीडियो डाली जाती है किसी भी संबंध से, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको इन्फॉर्मेशन टाइम से मिल जाएगी। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सभी डीवी वाले कैंडिडेट के पास वीडियो पहुंच सके और उनके डाउट, अगर इनमें से कोई है तो क्लियर हो जाए। अगर इनमें से डाउट उनके नहीं है तो वो अपने डाउट कमेंट बॉक्स में छोड़े, ताकि उनके डाउट को भी क्लियर किया जा सके। ठीक है, तो अभी देखिए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो है इसमें क्या है, सबसे पहला आप आइए पॉइंट पे। तो इसमें क्या है, फॉर्म ऑफ स्क्रूटनी को लेके अभी भी बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहे हैं कि भाई सर, फॉर्म ऑफ स्क्रूटनी को कैसे भरा जाए और इसमें क्या क्या है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्म ऑफ स्क्रूटनी में आपके 3 फॉर्म होंगे: इंडेक्स फॉर्म, स्क्रूटनी फॉर्म और अंडरटेकिंग। ठीक है, आपको जो इंडेक्स फॉर्म है वो आपके डॉक्यूमेंट से संबंधित है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट की डिटेल आएगी वो इंडेक्स फॉर्म में आएगी। ठीक है, इसके बाद है स्क्रूटनी फॉर्म, जो आपकी पर्सनल डिटेल होगी या फिर आपके जो वो होगी, जो आपकी सोशो इकोनॉमिक डिटेल होगी, वो आपकी स्क्रूटनी फॉर्म में होगी। इसके बाद है अंडरटेकिंग फॉर्म। जो अंडरटेकिंग फॉर्म है ये उन बच्चों के लिए है जिनको अपने 5 नंबर क्लेम जो किए थे सोशो इकोनॉमी के 5 मार्क्स, अगर उनको वो विड्रॉल करने हैं, तो वापस लेने हैं, तो ये अंडरटेकिंग उनको भरना पड़ेगा। ठीक है, इसमें देखिए इंडेक्स फॉर्म में भरने में अभी भी बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही है। देखिए, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, आपको बता रखा है कैसे इंडेक्स फॉर्म भरा जाएगा, कैसे स्क्रूटनी फॉर्म भरा जाएगा, कैसे अंडरटेकिंग भरी जाएगी। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो भी आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिए। आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें, आपके करीब करीब सारे ही डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिएगा, या फिर आपको जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर जुड़ सकते हैं। आप वहाँ पे भी अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो देखिए, इन तीनों में एक जो इंडेक्स फॉर्म में सबसे ज़्यादा डाउट आ रहा था, वो आ रहा था सर अथॉरिटी में क्या भरे, अथॉरिटी में क्या भरे। तो मैंने उनको बताया था, या तो आप वो भर सकते हैं सेक्रेटरी ऑफ HBSC, या फिर आप भर दे खाली BHES। एक मिनट, नहीं, BHES नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। BSEH, BSEH, इसका मतलब होता है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, जो आपके जो स्कूल के जो सर्टिफिकेट है उनमें यही आएगा, BSEH। ठीक है, मतलब BSEH ने आपकी जो ये वो है DMC आपकी मार्कशीट इशू की है। ठीक है, तो ये डाउट अब सभी का क्लियर हो गया होगा। फिर भी इसको लेकर अगर किसी का डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और इसमें एक बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ रही थी, वो एक पेज काउंट में प्रॉब्लम आ रही थी, पेज काउंट में, कि भाई सर ये जो नंबर ऑफ़ पेजेस है वो कैसे करने। देखिए, मैंने उसमें बताया था, मान लीजिए आपके जैसे मार्कशीट है, मार्कशीट का आपका 1 पेज है, तो यहाँ पे आप 1 लिखोगे। ठीक है, अगर आपके मार्कशीट मान लो आपके साथ है मार्कशीट आपकी 4, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन की या ग्रेजुएशन की, तो आपको वहाँ पे 4 पेज लिखने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे आपको एक सिंपल सा ही मैं बता देता हूँ। जैसे आपके एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, उसमें आपके 4 पेज है करीब। ठीक है, तो आप उसमें देखिए, वहाँ पे तो 1 लिखेंगे,
लेकिन जो आप पेजेस में लिखेंगे वहाँ पे आप पेजेस में लिखेंगे 4। उसको जो नंबर देंगे उसमें 1 नंबर बढ़ाएंगे। मान लीजिए सबसे पहले आपने फॉर्म ऑफ स्क्रूटनी लगाया तो आप 1 पे लिखेंगे फॉर्म ऑफ स्क्रूटनी, दूसरे पे लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, दूसरे नंबर पे। लेकिन जो इसके पेजेस लिखेंगे वो लिखेंगे आप 4, ठीक है, कि भाई जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें 4 पेज है। इस तरह से आपको नंबरिंग करनी है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं दूसरे डाउट पे। देखिए दूसरा क्या आ रहा था बच्चों का, अब उस पे चलते हैं। दूसरा डाउट ये आ रहा था, यहाँ पे आप देखेंगे दूसरा मैंने लिखा हुआ है ऑल डॉक्यूमेंट 4 सेट्स इन सीक्वेंस। देखिए आपने देखा होगा जब आपका ये फॉर्म ऑफ स्क्रूटिनी डाला है उसके ऊपर आप उन्होंने एक आपको इंस्ट्रक्शन के लिए आपको एक पेज डाल रखा है। उसमें आपको जो भी आपके डॉक्यूमेंट लगने हैं वो आपके सीक्वेंस वाइज उन्होंने बता रखा है कि भाई इस सीक्वेंस में लगाइए, ठीक है। और उसके आप 4 सेट बना सकते हैं। लेकिन देखिए वहाँ पे ज़रूरत आपको 1 की या 2 की पड़ेगी, 1 की ही पड़ेगी। लेकिन मेरा मानना आप 3 तो कम से कम सेट बना के रखिए अपने पास। अगर कुछ दिक्कत आती है तो कम से कम आप वहाँ पे वो मतलब आपको बाहर भागना ना पड़े, फ़ोटो स्टेट के लिए इधर उधर ना घूमना पड़े, ठीक है। और सभी पे आप सेल्फ अटेस्ट करके रखिए जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इसके बाद जो भी आपने फ़ोटोकॉपी लगाई है सब पे सेल्फ अटेस्ट करके रखिए, ठीक है। ये हो गया डॉक्यूमेंट का। इसके बाद तीसरे पॉइंट पे आ जाता है गुड क्वालिटी फाइल कवर। देखिए ये मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी मैं बता रहा हूँ। क्या कर रहे हैं बच्चे, जो बच्चे हैं वो जो वो होल्डिंग पेपर होल्डिंग होता है उसको लेके जा रहे हैं। वो प्लास्टिक के आते हैं 10-10 रुपये के। देखिए आपको वो लेके नहीं जाना। मैंने आपको पहले भी बताया था, आप मेरी पुरानी वीडियो में देख लीजिए। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था आप एक अच्छा सा फाइल कवर लीजिए गत्ते वाला। जो गत्ते वाला होता है 15 या 20 रुपये का आपका आएगा, आपको वो लेना है। और उसमें देखिए ऐसा लेना है जिसमें आप टैग कर सको, धागा बांध सको, ताकि आपके पेपर इधर उधर ना हो। अच्छे से पेपर होल्ड कर ले। ऐसी फ़ाइल कोई भी आप फाइल ले सकते हैं गत्ते वाली, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की बात नहीं है। लेकिन मैंने आपको बता दिया आप वो प्लास्टिक बैग बिल्कुल लेके नहीं जाएंगे, वो पेपर होल्डर भी बिल्कुल लेके नहीं जाएंगे। आपको लेके जाने हैं फ़ाइल, क्योंकि आपके जो आगे काम होगा, आपका डीबी के आगे जो भी काम होगा वो आपकी फ़ाइल से ही होगा। जो आप फाइल वहाँ पे दोगे उसी से होगा। मान लीजिए आपने फ़ाइल दे दी, पेपर होल्डर दे दिया, उसमें से एक आधा पेपर गायब हो गया तो फिर दिक्कत आ सकती है, देखिए। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी मतलब फ़ाइल दो, आप ऐसी फ़ाइल दो कम से कम मजबूत गत्ते वाली, जिसमें पेपर अच्छे से होल्ड हो जाए। कोई पेपर इधर उधर ना जाए। अगर फ़ाइल को इधर उधर ले जाना पड़े कि पेपर निकल के ना गिरे, ठीक है। तो आप ये बात समझ गए होंगे। इसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, हाउ टू पेज काउंट। अच्छा ये मैंने बता दिया था आपको इंडेक्स फॉर्म में पेज काउंट आपको कैसे करना है। ये आपका डाउट मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था। मान लीजिए जैसे आपके एप्लीकेशन फॉर्म में 4 पेज है तो आपको पेज 4 लिखना है, लेकिन उसका जो सीरियल नंबर होगा वो 2 लिखना है, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे, बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने वाली बात है नहीं है। इसके बाद बायोमेट्रिक। देखिए जो वहाँ पे आप जा रहे हैं जब डीवी कराने, जो डीवी हो रहा है, कुछ बच्चों से मेरी बात हुई है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे बायोमेट्रिक हो रहा है। आपका जो एडमिट कार्ड होगा उस पे उसको लेके बायोमेट्रिक होगी। और जो बायोमेट्रिक होगी उस पर एक स्टैंप लगा के देंगे कि आपकी बायोमेट्रिक हो गई, बायोमेट्रिक हो गई। बायोमेट्रिक की स्टैंप लगा के दे देंगे आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो वो एडमिट कार्ड है वो संभाल के अपने पास रखना है, ठीक है। वहाँ पे आपकी शायद फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी हो रही है। और जो आपको एडमिट कार्ड पे स्टैंप लगा के देंगे वो आपको संभाल के अपने पास रखना है, बहुत ज़्यादा संभाल के। क्योंकि वही आपके प्रूफ है कि आपके पास प्रूफ है कि आप वहाँ पे डीवी देने गए और आपकी बायोमेट्रिक वहाँ पे हुई है, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए होंगे, इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा करने का विषय है नहीं है। तो बायोमेट्रिक वाला हो गया। अब इसके बाद चलते हैं ROH और मेवात का ऑर्डर। देखिए जो आपने फॉर्म भरे हैं उसमें दोनों में ही भरे होंगे, जिसके भी दोनों सब्जेक्ट दोनों जगह थे ROH और मेवात का ऑर्डर। तो उन्होंने क्या है दोनों जगह फॉर्म भरे होंगे। तो वहाँ पे क्या है, कई बच्चे इसलिए परेशान हो रहे हैं कि सर ROH मिलेगा या मेवात का ऑर्डर मिलेगा।
जिन्होंने दोनों भरे हैं उनसे वहाँ पे प्रेफरेंस मांगी जा रही है। प्रेफरेंस किस तरह से कि भाई आप फर्स्ट प्रेफरेंस क्या देना चाहते हो। मान लो जैसे आप रेस्ट ऑफ हरियाणा के हो, आप सोनीपत पानीपत के हो, तो आप डालोगे ROH, ठीक है। ज़्यादातर डालेंगे, कोई किसी को मेवात में काम करने का मन है तो वो मेवात भी डाल सकता है अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस। तो जो जहाँ का है उस हिसाब से अपनी प्रेफरेंस डालेगा। अगर किसी ने ROH डाली है फर्स्ट पे और सेकंड पे डाली है मेवात, तो क्या होगा, जो कट ऑफ तैयार होगी उसमें सबसे पहले आपको जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसको पहली प्रेफरेंस दी जाएगी। मान लो उन्होंने सबसे पहले ROH डाले तो उनको ROH दी जाएगी। उसके बाद अगर ROH वाले कंप्लीट हो जाते हैं और उनका नंबर फिर मेवात कैडर में डाल दिया जाएगा सेकंड प्रेफरेंस में, ठीक है। तो इस तरह से मतलब प्रेफरेंस का आप समझ गए होंगे, बहुत ज़्यादा समझाने वाली बात है नहीं इसमें। जो डालेगा अपनी प्रेफरेंस फर्स्ट पे तो उसको फर्स्ट देने की कोशिश होगी, और जब तक कि वो पूरी ना हो जाए, फर्स्ट में सीट फुल ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद उसको सेकंड प्रेफरेंस दी जाएगी। जैसे मेवात वाले तो अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस मेवात ही डालेंगे। तो इस चीज़ को लेके भी बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे थे, तो ये मैंने बता दिया आपको, ये प्रेफरेंस पे काम होगा इसमें मेवात और रेस्ट ऑफ हरियाणा में। इसके बाद पॉइंट नंबर 7 पे चलते हैं। JBT कैंडिडेट इज़ वैलिड और नॉट। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो JBT कैंडिडेट है नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं है कि भाई, देखिए उनमें साफ लिखा है JBT कैंडिडेट मतलब वैलिड है, वो जो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो कंप्लीट करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे का डाउट आ रहा था, देखिए लैंग्वेज को लेके आ रहा था कि सर जो हमारी JBT है, हमारे JBT में फर्स्ट सेम में इंग्लिश है या फर्स्ट सेम में हिंदी है और थर्ड सेम में हिंदी है, तो क्या हम उसमें वैलिड रहेंगे। देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं, सेम का कोई मतलब नहीं होता यहाँ पे। कोई भी एक, अगर आप जो भी आपकी भर्ती होगी, ये क्या कोई भी भर्ती होगी, उसमें आपका सेमेस्टर काउंट नहीं होता। आपका क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सेमेस्टर को बना के एक ईयर, 1 ईयर काउंट होता है। तो इसका मतलब क्या, आपके पास 1 ईयर में फर्स्ट ईयर में भी है और सेकेंड ईयर में भी है, ठीक है। बस आपका क्या काउंट होगा वहाँ पे, देखिए उसमें वैसे लिखा तो नहीं है, लेकिन जो आपके सब्जेक्ट में सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, आपका जो टीचिंग सब्जेक्ट है वो उसमें होना चाहिए। ये तो खैर JBT वाले में सभी में होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ईयर में ही होता है। इसके बाद जो कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसमें 50% मार्क्स भी चाहिए क्या। देखिए नोटिफिकेशन में कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि भाई आपके टीचिंग सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होने चाहिए। मैं आपको नोटिफिकेशन भी एक बार दिखा दूंगा, उससे पहले हम ये देख लेते हैं, ठीक है। तो आपका ये क्लियर हो गया होगा, अभी जो JBT वाले बच्चे थे उनका ये डाउट क्लियर हो ही गया होगा करीब करीब। अगर फिर भी डाउट रहता है, कोई और भी डाउट है, तो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद करते हैं एस्टेट सर्टिफिकेट। देखिए एस्टेट वालों का क्या क्या कमेंट आ रहा है सर्टिफिकेट को लेके। कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सर जो हमारा सर्टिफिकेट है 2023 वाला है और हमारे पास, हमने उसमें मार्कशीट अपलोड नहीं की, हमारा जो रिज़ल्ट था वही अपलोड कर दिया। देखिए इससे कुछ नहीं होता है, आपने मार्कशीट अपलोड किया, आपने रिज़ल्ट अपलोड किया है, उससे बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। जब आपके पास मार्कशीट थी नहीं, किसी हरियाणा बोर्ड ने आपको मार्कशीट भेजी ही नहीं, तो आप मार्कशीट अपलोड कहाँ से करेंगे, ठीक है। बस इसमें जो मैटर करता है वो क्या है, आपका रिज़ल्ट नोटिफिकेशन से पहले आ गया हो, वो आपका आ गया था। तो 23 वालों को बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप वैलिड है, हर तरीके से वैलिड है, ठीक है। अभी आपकी मार्कशीट आपके पास आ गई होगी, जब आपका DB होगा तो मार्कशीट को लेके जाइएगा साथ में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात है नहीं। अब देखिए एक डाउट है, ये ग्रेजुएशन में 50%, ग्रेजुएशन में 50% को लेके क्या डाउट है बच्चों के कि सर मेरे जो ग्रेजुएशन में 50% मांगे हैं, ये पूरे फुल ग्रेजुएशन में मांगे या फिर कंसर्न सब्जेक्ट में मांगे जिससे आप टीचर लगने वाले हो। देखिए मैं आपको बता दूं, ग्रेजुएशन में 50% इन्होंने कहीं भी नहीं मांगे, ठीक है। जो इन्होंने मांगे हैं वो उन्होंने मांगे कंसर्न सब्जेक्ट में आपके 50% होने चाहिए, ठीक है। कि भाई कंसर्न सब्जेक्ट में आपके 50% है या नहीं है, ये देखा जाएगा। जैसे मान लो आपने हिंदी से भरा है, तो आपका ये देखा जाएगा
तीनों साल में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों सालों में आपके जो हिंदी है उसमें आपके 50% है या नहीं है। ठीक है। अब बहुत से बच्चे दिक्कत में आ रहे हैं, सर ये 50% कैसे काउंट करें। अब ये छोटी छोटी बातें, आप टीचर लगने वाले हो तो ये तो आप देखिए, तीनों सालों के नंबर को ऐड कर लीजिए, उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल है। ठीक है। जितना भी आएगा वो आपका परसेंटेज आ जाएगा उस सब्जेक्ट का, तीनों सालों का। ठीक है। हाँ, और एक डाउट क्या आ रहा है इसमें, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि सर देखिए, और ये ज़्यादातर जो डाउट है ये डीयू वालों का, स्टूडेंट का है, जो जिन्होंने डीयू से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, उनका डाउट क्या है, सर जो हमारा वो सब्जेक्ट है लैंग्वेज वाले, कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं हिंदी और इंग्लिश डीयू में। ठीक है। लेकिन वहाँ पे दिक्कत ये है कि जो हमारा है हिंदी और इंग्लिश वो 2 साल है, 2 साल है। और क्या हम इसमें वैलिड रहेंगे? देखिए, वैसे तो मैं आपको बता दूं, 2 साल वालों का 3 साल वालों का क्या पंगा है। 2 साल वाले इसमें जो अकॉर्डिंग टू हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के चेयरमैन के बयान बता रहा हूँ मैं, 2 साल वाले इसमें वैलिड नहीं रहेंगे। उन्होंने बोला है कि हमारा एक रूल है कि हम 3 साल वालों को, जो पे 3 साल होती है सब्जेक्ट, उनको ही टीचिंग में लेते हैं। लेकिन अगर आप नोटिफिकेशन इसमें रीड करोगे, मैं नोटिफिकेशन पे भी आपको लेके चलूँगा, नोटिफिकेशन आप रीड करोगे नोटिफिकेशन, तो उसमें कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि भाई आपको कंसर्न सब्जेक्ट 3 साल होना चाहिए। ठीक है। आप हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के आरआर रूल, रिक्रूटमेंट रूल को भी पढ़ोगे तो वहाँ भी ऐसा कहीं भी लिखा नहीं मिलेगा आपको कि भाई आपके पास सब्जेक्ट 3 साल होना चाहिए। ठीक है। और ना इन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन किया। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए वैसे तो ये जो चेयरमैन के बयान है, उन्होंने बोला है कि भाई 2 साल वाले वैलिड नहीं रहेंगे। लेकिन आप अगर इस चीज़ को लेकर अगर कोर्ट में जाते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, 100% आपको वैलिड माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि आप चलोगे नोटिफिकेशन के हिसाब से, आप चलोगे आरआर रूल के हिसाब से। ठीक है। चेयरमैन साहब अपने मुंह से कुछ भी कह दे, कोई मतलब नहीं। सीएम साहब अपने मुंह से कुछ भी कह दे, कोई मतलब नहीं। देखिए, मुंह से कहने का कुछ भी मतलब नहीं होता। एक कहावत सुनी होगी आपने, लिखतम चलता है बख्तम नहीं। मतलब जो लिखा हुआ होता है वो माना जाता है, जो आप मुंह से बोलोगे वो कहीं भी वैलिड नहीं होता। ठीक है। क्योंकि मुंह से बोली हुई बात को आप कभी भी पलट सकते हो। तो आपका जो 2 साल वाला है वो वैलिड अगर आपको ना माना जाए, वैसे तो नहीं मानेंगे आप, जैसे आपने कल परसों इंटरव्यू सुना ही होगा, उसमें उन्होंने साफ साफ बोला है कि भाई 3 साल वालों को ही हम वैलिड मानेंगे। तो आप कोर्ट की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा, कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि भाई 3 साल ही होना चाहिए। कहीं भी इन्होंने लिखे में ये कहीं भी नहीं दे रखा कि भाई 3 साल होना चाहिए। तो ये 3 साल वाला भी डाउट हो गया होगा आप सभी का क्लियर। 3 साल और 2 साल वाला अकॉर्डिंग टू, देखिए अब मैं चेयरमैन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मैं अपना नहीं बता रहा हूँ। ठीक है। मेरे हिसाब से तो 2 साल वालों को वैलिड करना ही चाहिए, क्योंकि हर जगह 2 साल का, आप दिल्ली में जाओगे डीएसएसबी में देखोगे तो वो मेंशन करके रखते हैं नोटिफिकेशन में कि भाई इस कम से कम 2 साल सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है। दिल्ली में 2 साल वैलिड है। इस तरह से तो देखिए, अगर देखा जाए तो जो हरियाणा के बच्चे हैं, जो मतलब फरीदाबाद के बच्चे हैं, फरीदाबाद, जो पलवल के बच्चे हैं, जो मेवात के बच्चे हैं, जो गुड़गांव के बच्चे हैं, गुड़गांव के, जो सोनीपत के बच्चे हैं, जो पानीपत के बच्चे हैं, जो जिन्होंने भी इनमें से डीयू से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, तो वो तो इस तरह से टीचर लग ही नहीं पाएंगे हरियाणा में कभी भी। आप ये बात भी तो समझिए। और आपको पता है जो ये एनसीआर वाले बच्चे हैं, इनका डीयू में जाने का कितना क्रेज होता है। बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे डीयू में जाते हैं, जो अपने अच्छा स्कोर करते हैं, अच्छा परसेंटेज लेते हैं, तो उनको डीयू में एडमिशन मिलता है। तो इस तरह से तो वो देखा जाए तो हरियाणा में टीचर लग ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे कंसर्न सब्जेक्ट आपके 2-2 साल होते हैं। और जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है वो आपके एक लैंग्वेज के साथ ही बनता है, और लैंग्वेज दिल्ली में 2 साल होती ही नहीं कहीं भी नॉर्मल।
ठीक है। तो इस पे ये पॉइंट भी आपका करीब करीब क्लियर हो गया होगा। इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा करने का विषय है नहीं। बाकी अगर कोई बच्चा ऐसा है जिन्होंने 2 साल किया तो वो एक बार कांटेक्ट ज़रूर करे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ले, ताकि इन सारे बच्चों का एक टीम बनाई जा सके और उस पे विस्तार से चर्चा हो सके, ठीक है। इसके बाद देखिए बहुत सारे बच्चों का क्या है, बोल रहे हैं सर मेरे ग्रेजुएशन में तो कंसर्न सब्जेक्ट में 50% नहीं है, लेकिन एमए में मेरे है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में मेरे है। कोई भी मान लो, कोई भी सब्जेक्ट मान लो, जैसे इंग्लिश मान लो, किसी के इंग्लिश में बीए में तो 50% नहीं बैठ रहे तीनों साल में, लेकिन एमए में बैठ रहे हैं, तो क्या मैं वैलिड माना जाऊंगा? आप 100% वैलिड माने जाएंगे, क्योंकि आपका जो प्रेफरेंस होती है वो आपकी हायर एजुकेशन की होती है। जो भी आपकी हायर एजुकेशन है, अगर आप उसमें हैं तो बिल्कुल आपको वैलिड माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद बीएड में 50%, देखिए बीएड में 50% का कोई भी सीन नहीं है। बीएड में जो 50% का सीन होता था वो आपका एस्टेट भरने के लिए होता था, ठीक है। बीएड में बस आपके पास क्या है, कंसर्न सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे आपने अगर इंग्लिश से फॉर्म भरा है तो जो टीचिंग सब्जेक्ट आपका इंग्लिश होना चाहिए। तो अगर आपका टीचिंग सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं है, मान लो आपने फॉर्म इंग्लिश से भरा है और टीचिंग सब्जेक्ट आपका मैथ और साइंस है, तो आपको वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको अभी सभी डाउट करीब करीब क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी इसके बाद कोई डाउट रहता है तो आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिए। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको इसमें कहीं भी डाउट है तो आप एक बार ज़रूर कांटेक्ट करने की कोशिश करिए। नीचे कमेंट में कमेंट छोड़ेंगे, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और वीडियो यहाँ तक देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। चैनल को बहुत ज़रूरी से सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपके पास इस तरह की वीडियो आती रहे। धन्यवाद।